ये शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मैं शशिधर कुमार आपका धानुक समाज के मंच पे स्वागत करते हैं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने शब्दों में अपने बारे में बताएं तो जो हमारे समाज के भाई बंधु हैं उनको थोड़ा समझ में आए। मेरा नाम विनोद बिहारी मंडल, ग्राम हुआ हरिहरपुर, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। पेशे से मैं शिक्षक हूँ। वर्तमान में प्रधानाध्यापक हूँ मध्य विद्यालय दोस्तपुर खैरगी उत्तरी में, और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। खासकर धानुक समाज सहित अत्यंत पिछड़ा और कमजोर वर्गों के प्रति जितनी भी संवैधानिक बातें हैं, संवैधानिक अधिकारों की बातें हैं, उस पर मैं मुख्य रूप से आता हूं, अपनी बातें रखता हूं। धन्यवाद। आपको ऐसा कब लगा कि धानुक समाज जो है पिछड़ा हुआ है और हमें जो है आपको जो है उनके बारे में जो है बात करने की जरूरत है? दरअसल हम लोगों की जो पृष्ठभूमि गांव से रही है, और जिस गांव में हम रहे हैं वहां तथाकथित जमींदारों की भी बस्ती हुआ करती है। अच्छा। और बचपन से ही ऐसा लगा कि जब हमारे बाबा, हमारी दादी, हमारे अन्य फैमिली के लोग के अधीन रहा करते थे और हमारे लोग कितनी गरीब, हम किस स्थिति में पढ़ाई, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से हमारा जो समाज है, हमारा जो वर्ग है, बहुत पिछड़ा है। शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर स्तर से हमारा समाज बहुत पीछा है। अच्छा सर, अभी जैसे कि आप बिहार में कई जगहों पे, कई जिलों में, कई शहरों में जाके आपने मीटिंग में कई सारी बातें भी कही हैं और कई मीटिंग में भी गए हैं। तो धानुक समाज के जैसे कि संगठन कई सारे हैं, तो आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं और उस संगठन के बारे में भी थोड़ा बताइए, और कौन सा संगठन है, किस पद पे हैं? धानुक समाज के जो संगठन है, मैं किसी भी संगठन से मैं जुड़ा हुआ, मैं धानुक समाज का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और संगठन का किसी भी संगठन का जो आदेश होता है मैं उसका पालन करता हूँ। 93 में, 95 में धानुक चेतना रैली हुई थी, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, यहाँ से बसें ले गया था। और जहां जहां जब जब बैठकें होती है, मीटिंग होती है बड़े बड़े, तो हमारा प्रयास होता है मैं वहां पर पहुंचूं और अपनी बातें, लोगों की बात सुनूं और अपने समाज के बारे में जानकारी हासिल करूं। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा, एक चीज इसी बात पे जो है, जब आप इतने जगहों पर घूमते हैं और सम्मेलनों में भाग लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे अपनी बात रखते हैं और सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, तो एक मन में सवाल आता है कि जो है आपको लगता है कि क्या हमारे समाज में बुद्धिजीवियों की कमी है, या हमारी पहुंच शायद उन तक नहीं हो, इसकी वजह से हमारा समाज जो है मतलब शैक्षणिक तौर पे हम पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं नहीं, हमारे समाज में विद्वानों की कमी नहीं है। वो अंतर्बोध से इन्हें ग्रसित हो चुके हैं हमारे समाज के लोग, यही सबसे बड़ी कमी है। बाबा साहब ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह इतिहास नहीं लिख सकता है। हाँ, ये बात सही। तो हमें सबसे पहले अपने इतिहास के बारे में जानना होगा, और इतिहास के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम इतिहास के बारे तब हम कम से कम उससे हम सबक सीखते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकते।
और जहां तक अपने समाज के विद्वानों के बारे में बात है, तो एक से एक फणीश्वर नाथ रेणु से लेकर और राजनीतिक क्षेत्र में धनिक लाल मणिलाल मंडल जैसे और बहुत सारे ऐसे जो छुपे हुए रुस्तम है, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसी बात है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कहने का मतलब ये है कि आज का जो सोशल दौर चला है, सोशल मीडिया का, निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से ऐसे सारे महान हस्तियों से हम लोगों की मुलाकात हो जाएगी, हमें ऐसा विश्वास है। इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। इसी क्रम में हम लोग जब ढूंढ रहे थे तो कई सारे हमारे अपने जाति के लोग जो मैथिली में लिखते हैं, अच्छा खासा लिखते हैं। मैं फेसबुक पे उनको फॉलो भी करता हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं, और मतलब आप बात करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। हमारी पहुंच नहीं है उन तक, और हम ट्राई किए, कोशिश, उनके किताब में जो फोन नंबर लिखा हुआ था तो कई तक तो पहुंच पाए और कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी लोकल लेवल पे जो है तरीका निकाला जाए ताकि उन तक पहुंच बनाया जाए। एकदम निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से गेट टुगेदर माने हो ले, और जो जानकारियां हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं उन तक पहुंचे, उनकी जानकारी हम तक पहुंचे, इसके बाद जानकारियों का एक खजाना हो। अच्छा, जैसे कि अभी शशिधर जी ने आपने बताया कि कई लोग मतलब हैं जो हैं, आप बुद्धिजीवी उनको बता भी सकते हैं, लेकिन क्या है वो अपने साथ, हमारे जाति के साथ जुड़ना नहीं चाहते। इसके संगठन हो या कोई मीटिंग हो, उनको कुछ चीज है जो रोकता है। दूसरा सवाल इसी से है कि कुछ लोग जुड़ते भी हैं शुरू में, तो एक दो दिन के बाद या एक सप्ताह एक महीने के बाद क्या है, फिर मुंह मोड़ लेते हैं, मतलब फिर आगे दिखते नहीं हमें साथ चलते हुए। इसका कुछ कारण ऐसा कुछ है आप? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो ये कहीं न कहीं वर्णवाद और जातिवाद की जो व्यवस्था हमारे इस समाज में है, सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, कि हर जाति को लगता है कि हम उससे नीचा है तो दूसरे से तो ऊपर है। जैसे राजपूत को लगता है कि ब्राह्मण से हम नीचे हैं तो यादव से तो ऊपर है। जी। यादव को लगता है अच्छा ब्राह्मण राजपूत भूमिहार से नीचे है तो धानु कोयरी कुर्मी से तो ऊपर है। धानु कोयरी कुर्मी को लगता है कि हम दुसाध चमार से तो ऊपर है। दुसाध चमार को लगता है अच्छा हम मेहतर से तो बेहतर है। मेहतर को लगता है अच्छा डोम से तो हम ऊपर है। तो इस तरह की जो वर्णवादी व्यवस्था जो चालाक लोगों ने बनाया, इस देश को 6743 जाति में तोड़ कर रखा, और एक जाति को कम से कम 7 उपजाति में बनाया, और उनमें जो अहम की भावना पैदा किया कि तुम बड़ा तो तुम बड़ा। तो ये जो बातें हैं आज भी हमारे समाज के बीच में, और तथाकथित हम देख रहे हैं कि सभी जातियों में इस तरह की अहम की भावना है। तो उनको लगता है कि लोग कहीं जान ना चाहे कि हम धानु जाति से हैं, तो उनमें अंतर्बोध जो है वो दुर्भावना की भावना से ग्रसित है। वो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, और हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। इसी से एक मेरा सवाल है मिलता जुलता। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जैसे आपको पता होगा, पता ही है कि बिहार में धानु जो है ओबीसी में, ईबीसी में आता है, और बाकी जगहों में एससी एसटी में आता है। ठीक है, तो हमारे बिहारी धानुक अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि उदाहरण के तौर पे गुजरात चले गए या महाराष्ट्र चले गए नौकरी करने के लिए, तो वहां पे वो अपनी जाति नहीं बताते। अपने जो साथ में रहने वाले हैं, अपार्टमेंट में लोग रहते हैं पड़ोस में, उनको नहीं बोलते, उनको बोलते हैं हम कुर्मी है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी दशा में आप कैसे, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी जो है आप कैसे समझा पाएंगे? क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, क्या संदेश है? इसमें ऐसा है कि 1935 अधिनियम के तहत गुलाम भारत में जो वर्गों का निर्माण हुआ, जातियों की जो खोज हुई, तो गुलाम भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। हाँ। तो 1935 अधिनियम के तहत उन लोगों को अधिकार मिला। उसी समय वो सभी जातियों के बारे में
सर्वेक्षण हो रहा था और सर्वेक्षण के क्रम में ये पाया गया कि बहुत सारी जातियां, जैसे उत्तर प्रदेश में धानुक अनुसूचित जाति में है, मध्य प्रदेश में जनजाति में है, बंगाल में जनजाति में है, और इस तरह जो हम देख रहे हैं दिल्ली में अनुसूचित जाति में है, हरियाणा में अनुसूचित जाति में है। तो वहां की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से 1935 अधिनियम के तहत जिन लोगों ने जांच किया था, पूना पैक्ट के तहत, पूना पैक्ट तो बाद में आया, तो उसके तहत जो भी जांच हुई थी उसमें हमारे जो लोग वहां थे उन लोगों के साथ वहां सामाजिक स्तर पर छुआछूत का व्यवहार होता था, और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था उनको ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। उनका पहली प्राथमिकता बाध्यता यह है कि अनटचेबिलिटी जहां होगा वही एससी का सबसे पहले दर्जा मिलेगा। एसटी की जहां तक बातें हुई तो जो लोग एसटी की फुलफिल कर रहे थे वहां एसटी का उनको दर्जा मिला। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बातें आई तो बिहार में उस समय त्रिवेणी संघ चल रहा, शासक वर्गों के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया और वो अभियान था कि ऊंचा बनो अभियान। जब यहाँ जांच में हमने वाले लोग आए तो जब हमारे जाति से पूछा हाउ कास्ट, इंग्लिश अंग्रेज था, पूछा हाउ कास्ट, तो शासक वर्गों ने इस तरह से हम लोग के दिमाग में भर दिया था कि हम नीच बनने जाएंगे। तो हमारा जो बाबा दादा था उसको सिखा दिया कहना कि हाई कास्ट। तो हमारे लोगों ने जब पूछा कि हाउ कास्ट तो हमारे लोगों ने कहा हाई कास्ट। यूपी में बोला लो कास्ट, एमपी में बोला लो कास्ट, तो यहां जो हाई कास्ट बोला तो सूची में हाई कास्ट में आ गया। तो एससी एसटी का उस समय चूंकि सर्वेक्षण हो रहा था तो हमारे लोगों को एससी एसटी में नहीं रखा गया। उस समय त्रिवेणी संघ यहाँ चल रहा था, उस वर्गों के द्वारा त्रिवेणी संघ चल रहा था जिसमें जादव कोयरी कुर्मी को ऊंचा बनाने के अभियान के तहत जनेऊ धारण करने का अभियान चलाया जा रहा। 1935 के बाद भी बिहार में जनेऊ पिछड़े वर्ग के जादव कोयरी कुर्मी की त्रिवेणी संघ बनाया और इसने जनेऊ धारण शुरू किया। ये शासक वर्गों के कहने पर मैं भी ऊंचा हूं, तो उसी की पृष्ठभूमि के तहत हमारे भी जो लोग थे उन्होंने कहा हाई कास्ट, तो इसलिए उसकी सूची में उस समय चूंकि पिछड़ा वर्ग की अवधारणा नहीं थी, पिछड़ा वर्ग की खोज उस समय नहीं हुई थी, इसलिए हमारे लोग उस समय सिर्फ एससी एसटी और अल्पसंख्यक की खोज हुई थी, इसलिए हमारे लोग गुलाम भारत में नहीं, इससे वंचित रह गए। जहां तक पिछड़ा का सवाल है तो भारतीय संविधान में जब 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में ये बातें रखी थी कि एससी एसटी को तो आरक्षण का लाभ मिल गया, 1935 अधिनियम के तहत 1937 में जब चुनाव हुआ तो एससी एसटी और माइनॉरिटी को राजनीति में हिस्सेदारी मिली, नौकरी में हिस्सेदारी मिली, गुलाम भारत में हर जगह उसको हिस्सेदारी मिली। तो बाबा साहब के दिमाग में था कि इन बहुत बड़ा वर्ग जो है पिछड़ा का, इसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो संविधान सभा में 23 सितंबर 1946 ईस्वी बाबा साहब ने संविधान सभा में इस तरह का प्रस्ताव रखा कि ओबीसी के लिए भी एक प्रावधान हो एससी एसटी की तरह। संविधान में धारा 300 वर्गों के आरक्षण की बातें हैं, धारा 341 में अनुसूचित जाति के बारे में है, 342 में जनजाति के बारे में है। तो जब धारा 340 के बारे में उन्होंने कहा तो उस पर वोटिंग हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पिछड़ा कौन है, तब उन्होंने किताब लिखा कि पिछड़ा वर्ग कौन है, उन्होंने उनकी किताब है। तो वोटिंग हुआ, बाबा साहब उसमें हार गए। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान सभा में एक चीज पास हुआ कि ठीक है, अंबेडकर जी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत कमजोर भी कुछ वर्ग है, कुछ जातियां, इसके लिए इसको पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार स्वतंत्र है और आयोग का जो रिपोर्ट आएगा उसको लागू करने के लिए भारत सरकार बाध्यकारी नहीं है, वो स्वतंत्र है, ये लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ऐसा संविधान सभा में ऐसा पेश हुआ। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में
अल्पसंख्यक के बारे में ऐसी बातें नहीं है। संविधान में है कि उसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना आरक्षण मिलेगा, जितना बजट है बजट में उसका उतना प्रावधान होगा। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए इस तरह का प्रावधान की बाध्यता जो है संविधान में नहीं है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए इस तरह की बातें हुई कि 46 में वो बातें आई। और जब आयोग का आजादी के बाद जब आयोग का गठन नहीं हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया। तब 1953 में काका खालेलकर आयोग का गठन हुआ। काका खालेलकर आयोग ने कहा कि 52% पिछड़ी जातियां हैं और उन्होंने बताया कि 52% पिछड़ी जातियां में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 46% है। 46% इस देश में अति पिछड़ा है, तो उसको भी दोनों को मिलाकर 60% रिजर्वेशन देना चाहिए। ये उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जिसको जब संसद में जब उन्होंने पेश किया तो उनके इस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, इसको लागू नहीं कर दिया। इसके बाद उसने क्या किया, सभी स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार ने लिखा कि आप सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्तर से स्वतंत्र हो कि आप अपने स्टेट में पिछड़े वर्गों की सूची तय करके वहां पर जो भी प्रावधान लागू करना है लागू करो। तो आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र और बिहार, ये 6 राज्य थे जहां की राज्य सरकार ने वहां पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण करवाया। और सर्वेक्षण कराकर जैसे बिहार में पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण हुआ तो 2 भागों में किया गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। 128 जातियां थी, 79 जातियां उस समय अति पिछड़ा में आई, आज भले 114 जाति हो गई है। इसी तरह हर स्टेट का मेरे पास तो सारा है कि किस स्टेट में किस डेट को कौन सा आयोग का गठन हुआ था और किसने कब क्या बातें की थी। तो जैसे मैं बता दूं तो बिहार में जैसे उन्नीस 1960 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने आर नगन्ना कावरा की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किया था, जिसमें 333 पिछड़ी जाति को सूचीबद्ध किया और उसने 50% आरक्षण की अनुशंसा की थी और उसको 3 भागों में बांटा गया। कर्नाटक सरकार 1960 में पिछड़ा वर्ग को 3 भागों में बांटा कर्नाटक में 1960 में। इसके बाद महाराष्ट्र में 1961 ईस्वी में 272 पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 4 भागों में बांटा गया महाराष्ट्र। केरल में 1967 ईस्वी में एमपी दामोदरन की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसने 1970 में रिपोर्ट पेश किया और जिसमें 208 पिछड़ी जाति को सूचीबद्ध किया और उसने पिछड़ा वर्ग को 8 भागों में विभाजित किया केरल सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने 1968 ईस्वी में मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में गठन किया, 112 पिछड़ी जाति को सूचीबद्ध किया, जिसको 4 भागों में वहां बांटा गया। तमिलनाडु में 1969 में सत्तरनाथन की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसको 2 भागों में बांटा गया। और बिहार में 1953 ईस्वी में ही ढेबर आयोग का गठन हुआ। उस ढेबर आयोग ने बिहार में एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2, उस समय पिछड़ा वर्ग के एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 2 कैटेगरी बनाया और उसको आरक्षण 1955 से शुरू हुआ। 1971 ईस्वी के बाद दरोगा प्रसाद राय जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के थे, तो उन्होंने मुंगेरी लाल बैठा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया पिछड़े वर्गों के आरक्षण और उनके सवाल पर। तब तक उनकी सरकार गिर गई, कर्पूरी ठाकुर आ गए और कर्पूरी ठाकुर ने उनको पूरा सहयोग किया। और जब 78 में कर्पूरी ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उस समय मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ। उस समय पिछड़ा और अति पिछड़ा
वर्ग का उन्होंने पूरा बाइफरकेट किया और बाइफरकेट कर कर अति पिछड़ा के 79 जातियों को बिहार में अति पिछड़ा में जोड़ा और उसको 12% का रिजर्वेशन दिया और पिछड़ा को 8% का रिजर्वेशन दिया। जी। तो इससे एक और सवाल इसी से मिलता जुलता है और जुड़ा हुआ भी है। एक्चुअली मुझे पर्सनली जो है कई सारे जगहों पे ये सुनने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि धानुक जो है हमेशा पढ़ लिख के ना अपने आप को अगर ऊंचा पद पे पहुंच गया या पैसा वाला हो गया या बढ़िया से पढ़ लिख लिया तो अपने आप को धानुक कहलाना पसंद नहीं करता है। अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो लोग कुर्मी हो जाते हैं, मतलब कहने का लोग कहते हैं। और मैंने कई दफा सुना भी है कि वो अपने आप को कुर्मी कहते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल बात करें तो वो कहेंगे अरे नहीं, जाति तो मेरी धानुक ही है लेकिन कुर्मी बोलना पड़ता है। तो अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है लोगों के लिए? मेरा ऐसा मानना है कि जो मध्य बिहार की स्थिति रही है और उसमें गंगा के उस पार के जो धानुक हैं, क्योंकि उधर कुर्मियों की संख्या वो सारे जमींदार ज्यादा है और जमींदार प्रवृत्ति के हैं और वहाँ चूंकि वो सोशली इकोनॉमी माने आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से वो काफी मजबूत हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं और क्योंकि दोनों का रहन सहन किसी न किसी रूप में हमें लगता है कि एक तरह का ही रहा है और कालांतर में शादी विवाह की जो भी स्थिति बनी होगी या उनके साथ रहते रहते खेती बाड़ी हो, कृषि का कार्य हो, इस सब के चलते हमें लगता है कि उनसे इतना नजदीकी हो गए कि ये भी अपने आप को कुर्मी समाज में समाहित होने का प्रयास किया। जी सर। हेलो। जी सर। और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है जैसे पटना के जहां मौर्य वंश का राजमहल था, कुम्हरार में आज भी है, तो वहां सम्राट क्या कहते हैं कि मौर्य वंश के जो राजा जो उनका अभी भी कुम्हरार में वो आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसके भग्नावशेष, उसके अभी भी वो सारी चीजें हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो गांव है, धनुकी हुआ, पहाड़ी हुआ, वहां धानुकों की बहुत बड़ी आबादी है आज भी। और कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं कि ऊंचा बनो अभियान से ग्रसित होकर 1935 के बाद ये लोग अपने आप को परिवर्तित करने लगे, खासकर मध्य बिहार में, और वो अपने आप को कुर्मी कहलाना पसंद किए। जबकि उनका खतियानी जो है आज भी धानुक ही है, लेकिन वो अपने आप को कुर्मी कहलाना पसंद किए। आज भी वहां उधर के जो लोग हैं सर्टिफिकेट धानुक का लेते हैं, अत्यंत पिछड़ा का लेते हैं, लेकिन वो उनको शर्म लगता है, उनको लगता है कि कुर्मी बोलेंगे तो हमको हमारा बहुत हमसे लोग डरेगा, हमको लोग ऊंचा समझेगा। यही एक माने सामाजिक जो ताना बाना है, इसके जाल में हमारे लोग फंसे। सर, तो अपने धानुक समाज में ऐसी कुछ बुराइयां होंगी जो आपको दृष्टिगोचर हुई होंगी, आपने जाना होगा? हाँ, हमारे समाज में है बुराइयां। सबसे पहली बुराइयां है कि हम आत्म स्वाभिमानी नहीं। जी। हमें स्वाभिमानी होना होगा। दूसरी बात, हमें इतिहास की जानकारी सही ढंग से नहीं है। हमको जो पढ़ाया जाता है वही हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हम तर्क नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। हमारे भीतर वैज्ञानिक सोच की कमी थी, हम वैज्ञानिकता की ओर नहीं जा रहे हैं। उसी घिसी पिटी बातों में हमारे पूर्वज भी थे और आज हम भी उसी में लगे हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने जिन उद्देश्यों के लिए हमें जानवर से इंसान बनाया, लड़ाई लड़कर अधिकार हमें दिया, आज हम इंसान बनकर भी आज हम गुलामी की ओर जा रहे हैं।
और हमें इसका एहसास ही नहीं कि हम गुलाम हो रहे हैं, हमें इन बातों का एहसास ही नहीं। तो जब तक एहसास नहीं होगा, एहसास कैसे होगा? अध्ययन करने से, तर्क करने से, विश्लेषण करने से। तो इन बातों को हमें समझना होगा। अंधविश्वास जैसे बातों से, परंपरागत जो भी रूढ़िवादी व्यवस्था है उससे दूर होकर, और अब वर्तमान परिस्थिति में जो पूरा विश्व चल रहा है उसके तहत हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। और इसी से मिलता जुलता सवाल है कि इसको अगर हम और थोड़ा लंबा खींचे इसी बात को लेके, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि आप महसूस भी किए होंगे कि जो संस्था है धानु के नाम पे रजिस्टर्ड है, कुछ एकाध मुद्दे को लेके वो चलना चाहती है, और जो हमारे समाज के अंदर बुराई है वो उसको जो है इग्नोर करना चाहती है। मतलब हम कहें इस तरीके से कि वो चाहती है कि चलो कन्फ्लिक्ट ना करें, हमेशा बोलने से क्या फायदा, दूर ही रहो इन सब बातों से। तो मतलब संस्था तो रजिस्टर्ड हुआ है धानु के नाम पे या जातिगत कह लें, लेकिन वो काम कर रही है एनजीओ टाइप की। हाँ ठीक है, ये कर लिया वो कर लिया, जैसे अभी कोविड-19 वाला सीन चल रहा है तो वहां पे कुछ हेल्प कर दिया, बाहर आ गई हेल्प कर दिया। तो ऐसे जातिगत संस्था तो नहीं चल सकती। जातिगत संस्था के लिए तो हमें जाति के तौर पे काम करना पड़ेगा। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि फैली बुराइयों जो हमारे अंदर है या हमारे समाज के अंदर है, उसके लिए हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जो है या संस्था कह लीजिए या नौजवानों के अंदर भी है कि इससे दूर भागना है, हमें इस पे बात ही नहीं करनी है, इस पे बात नहीं करना चाहता आज का नौजवान। तो इसके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन का संगठन है। चूंकि उसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा को लेकर अपने लोगों में बात फैलाता है और लोग उनके साथ जाते हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत? मतलब धानु के समाज के नाम पर 10 रजिस्ट्रेशन हो चाहे 20 रजिस्ट्रेशन हो, सब अपनी अपनी दुकानें खोल ले और कोई काम नहीं करे तो उसे क्या होगा? कोई फायदा नहीं। जो है नाम, जो काम करेगा लोग उसके पीछे जाएंगे, कारवा बनता जाएगा लोग उसके पीछे जाएंगे, काम अच्छा करेगा तो लोग जाएंगे। हम देख रहे हैं आजकल जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लड़ाइयां हो रही है आपस में, तरह तरह की बातें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भी बातें हैं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत। ठीक है, आप समन्वय समिति बनाओ, आप अलग संगठन बनाए तो एक समन्वय समिति तो बना सकते हो भाई। आप भी बड़े, आप भी बड़ा, कोई बात नहीं। आप जो संगठन बनाए हो सभी लोग बड़े, लेकिन बड़ा काम करके दिखलाओ। और बड़ा काम क्या है वो तय करो। हमारी जो समस्या है, हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी जो पहली प्राथमिकता है उसको पहले चिन्हित करो और उसको एक प्रारूप तैयार करो। योजनाबद्ध तरीके से हम किस काम को पहले करें ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। तो योजनाबद्ध तरीके से हमें काम करना होगा। और हम उनको क्या हम कहें, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, तो सही में ऐसा लगता रहता है कि चूंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, हम उनके बारे में हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी जानकारी रखनी चाहिए। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो जिनके पास जानकारी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तर्क नहीं है, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। वो किसी की कही हुई बात को कि वो पोस्ट कर देते हैं, या अगर आप उन पर थोड़ी सी अपनी बातें रखें तो फिर उनको लगता है कि ये बहुत गलत कर रहा है। फिर गाली गलौज तक हम तो देखें कि पढ़े लिखे जो भी हमारे समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मैं सम्मान करता हूं, वो लोग इतने निम्न स्तर तक इस सोशल मीडिया में पहुंच गए हैं, गाली गलौज से लेकर हर स्तर पर, इसलिए भी लोग कटना शुरू कर दिए। हकीकत बात है। ठीक है सर, अभी क्या है, एक बार थोड़ा ब्रेक लेंगे छोटा सा। जी अभी जी, सर आप अपना वीडियो एक बार ऑन ऑफ कीजिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है।